करते हैं वर्कशीट नंबर 44। ठीक है, आप लोग को एक बात और भी बतानी थी कि मैंने केजू 2 सेकेंड और 3rd to 5th वर्कशीट्स भी डालना शुरू कर दी हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो उस क्लास में हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की हम वर्कशीट शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट डाल लेंगे, क्लास जो भी आपकी क्लास है डाल लेंगे, इसके अलावा अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेट। ठीक है, तो आप 25 तारीख 8वां महीना 2020 डेट भी डाल लेंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये आपके दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी आई है और हिंदी में भी आई है। तो मैं दोनों में बनाऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है यमुना प्रदूषण, यानी यमुना किस तरह से पॉल्यूटेड हो रही है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है पढ़ते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, यानी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी से ही पानी आता है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, हमारे बुरे भाग्य की वजह से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा, मतलब भारत की, सॉरी यहाँ भारत लिखा है ना, पूरे भारत की सबसे ज़्यादा गंदी नदी, जिसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा डाला जाता है, वो बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दे दी जाने लगी है। यानी कि मरी हुई नदी किसे कहा जाता है? जिसमें कूड़ा करकट पड़ा हो, जो नदी आगे ना बहे, क्योंकि जो नदी चलती रहती है वो जिंदा नदी होती है, और जो नदी एक जगह पे रुक के गंदी हो जाती है वो मृत नदी, यानी कि गंदी नदी, मरी हुई नदी घोषित कर दी जाती है। वही बात वो भी कह रहे हैं। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। अब देखिए हमारी कितनी लापरवाही है ये, है ना। हमारी क्या है, सरकार की भी लापरवाही है भाई, नालों का पानी आप उसमें डायरेक्ट क्यों छोड़ लो। ठीक है, चलिए खैर, इसके पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है, जो इसके पानी को प्रदूषित, यानी नाला है, जाहिर सी बात है, नालों में तो सारा गंदगी ही होती है, और फिर क्या होता है, उसका पानी जो है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए, ये आपको एक चार्ट दिखाया गया है, जिसमें बीच में तो बनी है यमुना नदी, जो कि प्रदूषित दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ ये दिखाया गया है कि प्रदूषित करने वाले कुछ मुख्य कारक, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं साफ, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम कूड़ा वगैरह डालते हैं उसी की चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ इन्होंने दिखाया है धार्मिक गतिविधियाँ। ये तो हम सबको पता है कि हमारे कोई भी त्यौहार होते हैं, हम पहुंच जाते हैं नदियों में कुछ ना कुछ बहाने के लिए, वो कोई भी उसके हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को नहीं कह रही। अगर आप मुसलमानों को लेंगे तो वो भी अपने जो उनके धार्मिक किताबें हैं, अगर वो शहीद हो जाती हैं तो वो उसे भी पानी में बहाते हैं जाके, है ना। तो मैं किसी एक को नहीं कह रही, सब लोग करते हैं। देखिए, हमारी सबकी ज़रूरत है इसे सावधानी करने की। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मूर्ति विसर्जित होती है। इसके अलावा फूल, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जिससे देखो हम तो चढ़ा के चले आते हैं, उसके बाद उसको साफ़ करने के लिए कितना खर्चा होता है। नंबर 1, पहले हमने चढ़ाया खर्चा करके, ठीक, अगर हम वो पैसे बचा लेते तो हमारे पैसे बच जाते और नदी भी साफ़ रहती। हमने क्या काम करा, पहले खर्चा करके हमने इतना सामान उस पर चढ़ाया, उसके बाद क्या होता है, फिर बेचारी गवर्नमेंट खर्चा करके आपके द्वारा जो गंदी करी गई है नदी, उसको सही करती है, उसको साफ़ करती है। तो फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता, वो पैसे लेगा। उसके बाद क्या होता है, जब उसको पैसे दिए गए, उसने साफ़ करा, अब उसने एक किनारे रखा, अब वहाँ से उठा के कोई और फेंकने जाता है, फिर उसको भी पैसे दिए जाते हैं। ठीक, और उतनी देर में हमारी नदी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह हैं वो मर चुकी होती है गंदगी की वजह से। ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग जब जो ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं ना, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं और डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी। फिलहाल ये वर्कशीट है, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए औद्योगिक कचरा, ये देखिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, ये तो सबसे सख्त है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कदम भी उठाया था, लेकिन जो लोग हैं ना वो नहीं सुनते हैं। मतलब ये कहा गया कि आप जो कचरा है पानी में बहा रहे हो, इसको प्योर करके बहाओ, यानी यहाँ पे फ़िल्टर लगाओ, तब आप इसे बहाओ। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है किसी को। देखो, सब यहाँ पे ना अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी की मतलब नहीं है किसी से भी। ठीक, उसके बाद उर्वरक और कीटनाशक क्या होता है, हम लोग जब पेड़ पौधे उगाते हैं ना किसान लोग, तो किसान लोग क्या काम करते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह ना लगे, हमारी फसल ख़राब ना हो और ज़मीन अधिक उपजाऊ हो जाए, इसलिए उसमें उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं।
ठीक। और उसके बाद क्या होता है, जब तक वो फसल उगी होगी उसके बाद वो चीज़ें इन जाके ज़मीन में मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। और जब बारिश होती है या सिंचाई वगैरह होती है तो वो सारी चीज़ें, मिट्टी जो है, ऊपरी जो मिट्टी की लेयर है वो सब बह के नदी में आ जाती है। ठीक। जिसकी वजह से जो उर्वरक और कीटनाशक यानी जहरीली चीज़ें हमने मिलाई थी वो सारी चीज़ें नदी में जाके मिल जाती है इनडायरेक्टली। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली, अप्रत्यक्ष रूप से मिली ना, बहुत लंबा उसकी प्रक्रिया हुई। ठीक। वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है यमुना एक्शन प्लान, ये परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। यानी ये एक योजना बनाई गई थी, ये एक एक्ट था 1993 के तहत बनाया गया था, जिसमें एक आ गया था कि हम लोग यमुना नदी को साफ रखेंगे। और इसके तहत कुछ कानून भी बनाए गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ पता भी नहीं, कबाड़ा कब निकल गया उनका। चलिए, सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। जाहिर सी बात है, सब मिलके ही करते। देखिए, अगर आप अपने घर की, अपना घर आप देख लें, आपका जो रूम है, अगर आप अपना रूम साफ़ रखेंगे तो आपको देखा देखी आपके भाई बहन जो है वो भी अपना रूम साफ़ रखेंगे। ठीक। अब देखिए, 2 रूम साफ़ हो गए घर के, उसके बाद मम्मी पापा तो अपना रूम कर ही लेते हैं साफ़, तो आपका पूरा घर साफ़ हो गया नहीं हो गया। अगर आप अपना रूम गंदा रखेंगे तो आपकी छोटी बहन या छोटा भाई वो भी कहेगा जब भाई का रूम गंदा है तो मैं भी अपना रूम साफ़ रखूँ, वो भी अपना रूम गंदा रखेगा। और जब वो अपना रूम गंदा रखेगा तो मम्मा सिर्फ अपना ही रूम साफ़ करेंगी, वो उसमें ही इतना थक जाएंगी तो वो आपके रूम तक तो पहुँचेंगी ही नहीं। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली आपके घर में सिर्फ मम्मा का ही रूम साफ़ होगा, बाकी आप लोग का रूम गंदा होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर सिर्फ हम सफाई करें ना तो क्या होगा, जब हम अपना करेंगे तो हमें देखा देखी दूसरा करेगा, जिसके बाद क्या होगा, एक एक करके सब साफ हो जाएगा। ठीक। चलिए, ये आप लोग के ऊपर है, आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अब आपको अपने विचार बताने हैं। पहला लिखा है दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लिख देंगे यमुना नदी। इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, क्या आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी आपके विचार से जो यमुना प्रदूषित हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम लोग ने पहले का आंसर तो देख लिया था, यमुना नदी। दूसरे का आंसर क्या है, देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा नदी में कचरा डालना, नदी में कचरा डालने से नदी प्रदूषित होती है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा नदी के पास कपड़े धोना, कपड़े धोने से भी नदी प्रदूषित होती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा नदी के पास शौच करना यानी वॉशरूम वगैरह करना, इससे भी नदी प्रदूषित होती है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि केमिकल्स फैक्ट्री के निकाल के फेंकना या जानवरों को नहलाना, है ना, ये सब चीज़ें भी नदी को प्रदूषित करती हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने आसान से 3 लिख दिए ताकि आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाए और आप लोग जल्दी से कर भी ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने को कहेंगे। ठीक है, यदि आपके पास एक चिराग होता है, ये आपको कल्पना करने को कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक चिराग आ जाए, जादुई चिराग जिसके अंदर से जिन निकलने वाला हो और वो आपकी इच्छाओं को पूरा करता हो, तो आप ये बताइए कि यमुना नदी को साफ करने के लिए आप कौन सी 3 इच्छाएं मांगेंगे। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। मैंने इसका आंसर क्या लिखा है, देखिए पहला पॉइंट लिखा है जो भी नदी में कचरा डाले वह मछली बन जाए। ठीक, मैं जिनसे कहूँगी अगर कोई भी नदी में कचरा डालता दिखे तो उसको तुम मछली बना दो। क्यों बना दो? इसलिए ताकि उसको भी पता चले कि जब हम पानी को गंदा कर देते हैं तो वो बेचारी मछलियाँ उसमें कैसे दम घुट घुट के मर जाती हैं। ठीक है ना, तो मेरा तो फर्स्ट विश यही होगी। अब आप अपनी देख लीजिए कि आप क्या फर्स्ट विश करेंगे। मेरी सेकंड विश ये होगी कि जो भी व्यक्ति नदी में कचरा डाले वह सारा कचरा उसके ही घर में जाके गिरे। मतलब वो कचरा डाले तो नदी में, लेकिन वो सारा कचरा उसके घर में जाए। मज़ा क्या आ जाएगा भाई गॉड। मतलब कचरा डालना ही बंद कर देंगे। मेरी सेकंड विश तो यही होने वाली है। आप देख लीजिए आप क्या लिखेंगे। और मेरी थर्ड विश जो होगी ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो भी व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धोएगा उसके सारे कपड़े ना और ज़्यादा गंदे हो जाएं और साथ में फट भी जाएं। बस कपड़े ही धोना बंद। ठीक है ना, तो देखिए क्योंकि हम जिन से विश मांग रहे हैं ना तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। इम्पॉसिबल विश भी मांग सकते हैं जिन से, क्योंकि जिन तो हर काम पॉसिबल कर सकता है। तो मेरे तो ये 3 विश हैं। आप लोग देख लीजिए आप लोग कौन सी 3 विश मांगेंगे। आपका
आपका लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह यानी मूर्ति बहाते हैं ना नदी में, लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो लिखा है कि यदि मूर्ति को पानी में ही विसर्जित करना है तो उसके मेरे पास 2 उपाय हैं। देखिए मैंने भी अपने बड़ों से पूछा, अपने पापा मम्मी से पूछा, तो उन्होंने भी मुझे यही 2 उपाय बताए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाकी आप लोग भी अपने पापा मम्मी से एक बार पूछ के देखेंगे, देखिए वो क्या बताते हैं। मेरे तो पापा ने ये बात बोली कि यदि हमें नदी जो मूर्ति जो विसर्जित हम करते हैं वो अगर हमें पानी में ही करना है, ये रूल है कि नहीं विसर्जित पानी में ही करना है और कहीं नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक गड्ढा खोद लें, ठीक, और उस गड्ढे में पानी भर लें और उसी में ही मूर्ति को विसर्जित कर दें। थोड़ा लंबा टाइप का गड्ढा खोदें, इस तरह से जैसे स्विमिंग पूल टाइप का होता है ना, इस टाइप का गड्ढा खोदें, यहाँ से विसर्जित कर दें और वो बह के इतनी दूर यहाँ तक आ जाएगी। लगभग 3-4 मीटर का गड्ढा खोद के उसमें पानी भर लें और सब लोग जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, भाई ज़्यादातर लोग मूर्ति विसर्जित करते हैं। वैसे तो ये मुंबई का त्यौहार है लेकिन फिर भी गणेश चतुर्थी जो होती है उसमें, ठीक। तो क्या है कि यहाँ से विसर्जित करें, यहाँ तक आ जाए। अब देखो इसे साफ़ करना भी आसान, कैसे, सबने अपनी अपनी मूर्तियाँ जो बहाई थी उठाई, मिट्टी में गड्ढा खोद के सबको दबा दिया, तो वो भी मिट्टी में मिल गई, यहाँ पानी भी साफ़ हो गया। और ये पानी आपका खुद का बनाया हुआ है तो ये सूख भी जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े तो गड्ढा आप खुद ही रखें, उसमें पानी भरें और अपना काम कर लें। तो मेरी थिंकिंग से कि पापा ने बिल्कुल ठीक बोला। चलिए दूसरी चीज़ ये बोली कि अगर मूर्ति हम सादी मिट्टी की बनाए जिसमें हम पीओपी वगैरह का इस्तेमाल यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह का इस्तेमाल ना करें और उसमें रंग भी ना भरें, क्योंकि जब हम मूर्ति बनाते हैं तो उसको बहुत आकर्षित बनाते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स वगैरह करते हैं, तो वो भी ना करें। तो हम सादी मूर्ति बनाकर भी विसर्जित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी है वो तले में जाके बैठ जाएगी, तो वो पानी को इतना नुकसान नहीं करेगी। अगर पीओपी की हम डालते हैं तो वो पानी को ज़्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज की वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।